आप सुनने जा रहे हैं ख्वाजा अहमद अब्बास की लिखी कहानी द रेफ्यूजी यानी शरणार्थी। अगस्त सितंबर 1947 का वह दुखद तूफान लगभग 1 करोड़ लोगों को पतझड़ के पत्तों की तरह देश के एक छोर से दूसरी छोर तक उड़ा ले गया। दिल्ली से कराची, कराची से बॉम्बे, लाहौर से दिल्ली, रावलपिंडी से आगरा, नौखाली से कलकत्ता, कलकत्ता से ढाका, लायलपुर से पानीपत और पानीपत से मोंटगोमरी। हजारों साल पुराना संयुक्त परिवार का ढांचा पूरी तरह से टूट गया। वर्षों पुराने दोस्त और पड़ोसी बेरहमी से बिछड़ गए। भाई से भाई अलग हो गया। अपने पुश्तैनी घरों से उजड़े लाखों लोग अजनबी और अनजान जमीन पर जा पहुंचे। उस दुखद वर्ष के अक्टूबर महीने में यही तूफान दो कमजोर वृद्ध महिलाओं को अपने अपने शहरों से सैकड़ों मील दूर बॉम्बे ले आया। उनमें से एक मेरी माँ थी और दूसरी मेरे एक सिख मित्र की माँ। एक पूर्वी पंजाब से आई थी और दूसरी पश्चिमी पंजाब से। एक पानीपत से और दूसरी रावलपिंडी से। एक अजीब संयोग था कि दोनों एक ही दिन बॉम्बे पहुंची। मेरी माँ हमारे परिवार की अन्य महिलाओं और बच्चों के साथ एक सैन्य ट्रक में पानीपत से दिल्ली लाई गई थी। वहां उन्होंने 3 हफ्ते 2 और परिवारों के साथ एक छोटे से कमरे में बिताए थे और फिर हवाई जहाज से बॉम्बे आई, क्योंकि तब ट्रेन से सफर करना सुरक्षित नहीं था। मेरे मित्र की माँ अपने वृद्ध पति के साथ रावलपिंडी से एक शरणार्थी कार्रवाई के जरिए अमृतसर आई। वहां से दिल्ली के एक शरणार्थी शिविर में रही और फिर बॉम्बे पहुंची। मैं अपनी माँ को अम्मा कहता था और मेरा मित्र अपनी माँ को मांजी कहता था। जब वे दोनों यहाँ पहुंची तो मुझे एहसास हुआ कि उनके बीच शायद यही एकमात्र अंतर था। मांझी रावलपिंडी में अपने खुद के मकान में रहती थी। एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि वह 2 मंजिला इमारत थी। वह ऊपर की मंजिल में रहती थी और नीचे की मंजिल पर दुकानें थी, जिनमें अधिकतर मुस्लिम दुकानदार या कारीगर रहते थे। उनके कई पड़ोसी भी मुसलमान थे। मुस्लिम, हिंदू या सिख, सभी के बीच आपसी सौहार्द और अच्छे पड़ोसी जैसे रिश्ते थे। मोहल्ले की मुस्लिम महिलाएं उस वृद्ध सरदारनी को बहन जी कहती, जबकि छोटी उम्र की महिलाएं उन्हें सम्मानपूर्वक मांजी या चाची कहकर पुकारती थी। ऐसा ही जीवन का ढर्रा था। उस समय मोहल्ले में ही नहीं, सिर्फ रावलपिंडी में ही नहीं, बल्कि पूरे पंजाब में मांझी के लिए रावलपिंडी ही दुनिया थी। उन्होंने कभी कोई और जगह देखी ही नहीं थी। उनका बेटा पहले लाहौर में काम करता था, फिर कलकत्ता में और अंत में बॉम्बे में। लेकिन मांझी के लिए यह शहर किसी और बहुत दूर की दुनिया से ताल्लुक रखते थे। अगर सब कुछ उनके हाथ में होता तो वह अपने बेटे को कभी भी घर से दूर नहीं जाने देती। वह अक्सर उससे कहती, पैसा कमाने का क्या फायदा बेटे, जब उन शहरों में ना तो शुद्ध दूध मिलता है, न घी, न खुबानी, न आड़ू, न अंगूर, न सेब, और बाबू गोशे। अरे, शहर के लोग तो इसका नाम भी नहीं जानते। घर में उनके पास एक भैंस थी जो रोज 10 सेर दूध देती थी। दही मथ कर मक्खन निकालने के बाद वह सारा मट्ठा मोहल्ले में बांट देती थी। सभी उनका धन्यवाद करते और कहते, माँ जी आपका बेटा 1000 साल जिए। लेकिन तभी माँ जी को अपने बेटे की याद आ जाती, जो किसी होटल का खाना खा रहा होता, और यह सोचकर वह उदास हो जाती। पिंडी से ज्यादा दूर नहीं, उनका अपना थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा था, जिसे उन्होंने
कुछ किसानों को बटाई पर दे रखा था। हर साल में 2 बार कटाई के समय उन्हें अपनी हिस्सेदारी मिल जाती थी, गेहूं, मक्का या बाजरा। दूध। जब जून 1947 में अखबारों में विभाजन की संभावित खबरें छपने लगी तो मांझी या बूढ़े सरदार जी को कोई डर नहीं लगा, न ही कोई चिंता हुई। उनके अनुसार राजनीति जैसे मामले शांतिप्रिय लोगों के लिए नहीं होते। देश का नाम हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका सरोकार तो सिर्फ अपने पड़ोसियों से था और उनके संबंध हमेशा मित्रवत रहे थे, बल्कि आत्मीय। बीते समय में भी सांप्रदायिक दंगे हुए थे। बेटा, वह तो बस एक तरह का दिमागी बुखार था जो कभी कभी लोगों को पकड़ लेता है, लेकिन कभी भी वह इस प्रकार की अप्रिय घटना में शामिल नहीं हुए थे। इस बार नफरत और हिंसा की आग पहले से ज्यादा भड़क उठी थी, लेकिन मांझी को फिर भी यह विश्वास था कि वह जल्द ही शांत हो जाएंगी। उनके बेटे ने बॉम्बे से चिट्ठी लिखकर उन्हें वहां आने के लिए कहा था, लेकिन मांझी अपने प्यारे रावलपिंडी को छोड़ने के लिए राजी ही नहीं थी। उनके कई रिश्तेदार सिख व हिंदू पड़ोसी पूर्वी पंजाब चले गए, लेकिन वह अपने घर में ही बनी रही। जब कोई उनसे ये कहता कि पश्चिम पंजाब में सिखों के लिए रहना खतरनाक है, तो वह कहती, यहाँ हमें कौन सताएगा? आखिर हमारे आसपास रहने वाले मुसलमान तो सब मेरे बच्चों जैसे ही हैं, है ना? लेकिन फिर पूर्वी पंजाब से आए मुस्लिम शरणार्थी वहां पहुंचे। उनके दिलों में बदले और नफरत की आग जल रही थी। पिंडी में हिंदुओं और सिखों के लिए हालत लगातार खतरनाक होते जा रहे थे और मांझी के कुछ मुसलमान पड़ोसी स्वयं उनके पास आए और उनसे यह आग्रह किया कि वे किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। फिर भी कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उन्हें यह दिलासा दिया और ये वादा किया कि वे अपनी जान देकर भी उनकी जान, इज्जत और संपत्ति की रक्षा करेंगे। मांझी को खास तौर पर एक मुसलमान दर्जी की निष्ठा याद आई जो उनका किराएदार था और दिन रात वह उनके घर की निगरानी करता रहा। वह सदा जीतता रहे, मांझी उसे आशीर्वाद देती है। उसने सच में बेटे की तरह हमारी मदद की और हमें बचाया। पूर्वी पंजाब से आए कुछ शरणार्थी उनके मोहल्ले में ही ठहरे हुए थे। मांझी उनकी दयनीय हालत देखकर इतनी द्रवित हो गई कि उन्होंने स्वेच्छा से उन्हें राशन, कपड़े, कंबल और बिस्तर भेजे और यह उनके मन में कभी नहीं आया कि वे मुसलमान हैं और इसलिए उनके शत्रु माने जाते हैं और उन्हें मदद नहीं करनी चाहिए। उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि जल्दी वे भी स्वयं उन्हीं की तरह एक दुखद स्थिति में होंगी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके विश्वास की आखिरी डोर भी तोड़ दी। उनके घर के सामने वाली सड़क पर एक टांगे वाले की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मांझी ने उस भयावह घटना को और उस समय को, अपने मन में उठे भावों को कुछ इस तरह बयान किया। बेटा, टांगे वाले की हत्या तो वैसे ही बहुत बुरा था। उन्होंने उसे इसलिए मारा क्योंकि वह हिंदू था, पर उन्होंने उस घोड़े को भी नहीं बख्शा। तुम जानते हो, घोड़े का ना तो कोई धर्म होता है, ना ही कोई जात। फिर भी उस बेचारे जानवर को बार बार खंजर से मारा जब तक कि वह मुक प्राणी लहूलुहान होकर मर नहीं गया। तब मुझे ये समझ आया कि ये पागलपन अब हद से ज्यादा बढ़ चुका है और इंसान अब कुछ और ही बन चुके हैं, कुछ ऐसा भयानक
और अमानवीय कि रावलपिंडी में अब हमारा सुरक्षित रहना नामुमकिन था। और इस तरह उन्होंने अपने घर पर ताला लगा दिया, सब कुछ वैसा ही छोड़ दिया जैसा था। उन्हें अब भी यह आभास नहीं था कि वह अपने घर आंगन को हमेशा के लिए छोड़ रही हैं। उन्हें यह उम्मीद थी कि यह पागलपन किसी न किसी दिन खत्म होगा और वह फिर से अपने घर लौट सकेंगी। लेकिन जब तक हम दिल्ली पहुंचे, उन्होंने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, इन बूढ़ी आंखों ने वहां और यहां दोनों ऐसी भयानक चीजें देखी कि समझ आ गया है कि अब कभी भी पिंडी नहीं लौट सकेंगे। जब तक वे बॉम्बे पहुंची, रावलपिंडी का उनका घर सिर्फ एक टीज बनकर उनके दिल में रह गया था। रावलपिंडी में वह 6 बड़े कमरे वाले मकान में रहती थी, चौड़े वरांडा और बड़े आंगन के साथ। बॉम्बे में वह अपने पति के साथ अपने बेटे के पास एक छोटे से कमरे में रहती हैं, जहां एक ओर धोबी का कमरा है और दूसरी ओर कोयले की दुकान। एक छोटा सा रसोई घर है जो खाना पकाने के साथ साथ भोजन कक्ष, स्नान घर और स्टोर रूम का भी काम करता है। जब मेरा दोस्त अकेला रहता था तो कमरा हमेशा अस्त व्यस्त रहता था। किताबें, अखबार, गंदे कपड़े, अधखाली चाय के कप इधर उधर पड़े रहते थे। लेकिन अब जो भी वहां आता है एकदम बदला हुआ दृश्य देखता है। सीमित सी जगह में सब कुछ साफ सुथरा और सलीके से सजा होता है। बिस्तरों पर सफेद चादरें होती हैं, कढ़ाई वाले तकिए, फर्श चमकता है और कहीं भी धूल या गंदगी का नाम और निशान नहीं होता। रावलपिंडी में मांझी के पास 2 नौकर और एक नौकरानी थी। यहाँ वह खुद ही खाना बनाती हैं, बर्तन मांजती हैं, फर्श साफ करती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक ममता भरी मुस्कान होती है जब उनके बेटे का कोई दोस्त घर आता है और वह किसी को बिना कुछ खिलाए या कम से कम चाय पिलाए जाने नहीं देती। मांझी ने अपना घर बार, जीवन भर की पूंजी और संपत्ति खो दी है। रावलपिंडी की एक समृद्ध जमींदारन अब बॉम्बे की एक शरणार्थी बन गई हैं। लेकिन उनकी मेहमान नवाजी का उत्तर, भारतीय रंग और गर्मजोशी अब भी वैसा ही है। मांझी का रंग गोरा है, कद छोटा है और शरीर दुबला पतला है। उनके बाल जो पहले से ही सफेद हो चुके थे, अब विभाजन के बाद लगभग पूरी तरह सफेद हो गए हैं। और उनकी तबीयत ज्यादा अच्छी नहीं रहती। उन्हें दमा और न्यूरोलॉजी के दौरे आते हैं, लेकिन फिर भी वह एक पल भी खाली नहीं बैठती। वह दिन में कभी भी आराम नहीं करती, ना ही सोती हैं। बस रात को 6 घंटे की नींद लेती हैं। सबसे पहले उठती हैं और सबसे बाद में सोती हैं। दिन भर काम करती रहती हैं, चाहे बेटी के लिए खाना बनाना हो, पति के पुराने कपड़े सीना हो या किसी मेहमान के लिए चाय या लस्सी बनाना हो। वह सब कुछ अपने हाथ से करना चाहती हैं। उन्हें देखकर यह कोई नहीं कह सकता कि वह एक शरणार्थी हैं। जिन्होंने इतना कुछ खोया और सहा है, वह कभी अपने दुख की घोषणा नहीं करती, ना ही उन लोगों को कोसती हैं जिन्होंने उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर किया। वह अब भी अपने मुस्लिम पड़ोसियों को स्नेह से याद करती हैं। जब उनके पति रावलपिंडी से कोई चिट्ठी पढ़कर उन्हें सुनाते हैं तो उनका चेहरा खिल उठता है। बस कभी कभी एक धीमी ठंडी सांस उनके होठों से निकलती है जब वह कहती हैं, तुम्हारा बॉम्बे चाहे जितना बड़ा और भव्य शहर हो बेटे, लेकिन हम अपना रावलपिंडी कभी नहीं भूल सकते। वे नाशपतियाँ, खुबानियाँ
और सेब, वे अंगूर, खरबूजे और बब्बू गोशे जो बॉम्बे में कभी नहीं मिलते। और अचानक वह चुप हो जाती। थकी हुई बूढ़ी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और ऐसा लगता है कि शरणार्थी के गहराई से मानवतावादी हृदय में न क्रोध है, न आत्मदया, बस यादें हैं। ऐसी यादें जो पकी हुई खुबानियों की तरह कोमल हैं और बाबू घोषों की तरह सुगंधित। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।